नमस्कार। सभी को नमस्कार। मैं शीला मिश्रा, प्रोफेसर स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट, लखनऊ यूनिवर्सिटी, आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। फेसबुक के माध्यम से इस चर्चा में मुझे शारदा प्रसाद मेमोरियल ट्रस्ट के माध्यम से डॉक्टर मंजुला उपाध्याय जी ने जो अवसर दिया है, इसके लिए मैं उनका भी हृदय से हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। और आप सभी ने जो माइंड मैनेजमेंट की वार्ता पर अपनी उपस्थिति से मेरा उत्साहवर्धन किया है, उसके लिए भी मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और साधुवाद करती हूँ। आज का विषय है माइंड मैनेजमेंट। पहले देखते हैं कि मैनेजमेंट क्या है। हम सभी ने सुना है बिजनेस मैनेजमेंट होता है, इवेंट मैनेजमेंट होता है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट होता है, परंतु ये माइंड मैनेजमेंट क्या है? कुछ लोग कहेंगे कि ये अभी नया कुछ दशकों से शुरू हुआ विषय है, जिसके बारे में अब लोगों ने चर्चा करना प्रारंभ किया है। परंतु यदि भारतीय मनीषा में देखा जाए तो माइंड मैनेजमेंट इसका पहला और कह सकते हैं कि जो सबसे अधिक जिस पर ऊर्जा लगाई मनुष्यों ने, जिस पर सबसे अधिक समय लगाया, जिस पर सबसे अधिक अपना चिंतन लगाया, वो है माइंड मैनेजमेंट का विषय। माइंड क्या है? मैनेजमेंट तो उसका करते हैं जिससे हमें कुछ प्राप्त करना होता है, जिससे हमें कुछ मैनेज करना होता है। तो माइंड मैनेजमेंट में हमें क्या प्राप्त करना है, लक्ष्य क्या है और किस उद्देश्य के हेतु हम उसका मैनेजमेंट करना चाहते हैं, पहले हमें इस पर विचार करना होगा। तो जैसा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मनुष्य व्यक्ति के रूप में एक डिवाइन पर्सनालिटी है, हर व्यक्ति डिवाइन है, और उसी डिविनिटी की, उसी दिव्यता की प्रत्यक्षता करना अपने व्यवहार के माध्यम से, अपने जीवन के माध्यम से, यही हर व्यक्ति का जीवन का परम उद्देश्य है। और उस दिव्यता के प्रकटीकरण के लिए ही हमें अपने मन, या जिसको हम मानव मस्तिष्क कह सकते हैं, उसके प्रबंधन की आवश्यकता है। मानव मस्तिष्क की तुलना भारतीय मनीषा में एक रथ के माध्यम से की गई है। यदि हम कहें कि यह शरीर हमारा रथ है, तो इस रथ में जो रथी है वो हमारा आत्म तत्व है, और जो इसका सारथी है वो सारथी हमारी बुद्धि है, और जो इस रथ में लगे हुए घोड़े हैं वे हमारी इंद्रियां हैं, हमारी पांचों सेंसेस हैं। और उन घोड़ों से लगी हुई जो लगाम है, उनको हम कह सकते हैं कि वो हमारा माइंड है। और उन घोड़ों की लगाम को यदि हम संभाल लेते हैं तो हम कह सकते हैं कि हम अपने जीवन का प्रबंधन अपने माइंड मैनेजमेंट के आधार पर कर सकते हैं। जीवन हमारा उस रोड के समान है जिस पर ये रथ चलता चला जा रहा है। कई बार ऐसा होता है, आप स्वयं अनुभव करेंगे, यदि घोड़ों को उनकी मर्जी पर छोड़ दिया जाए और जो रथी है और जो उसका सारथी है वो अपने विवेक का प्रयोग करना बंद कर दें, तो वो मनमाने दिशा में जा सकते हैं और अपने लक्ष्य तक, गंतव्य तक कभी नहीं पहुंचेंगे। क्योंकि हर घोड़ा अपने विषय के अनुरूप, अपनी इच्छा के अनुरूप, अपने रस के विषयों की तरफ भागता है।
हमारे घोड़े, हमारी आँख उनको जैसा दृश्य पसंद है वो वैसा दृश्य देखना चाहती है। हमारे कान उनको जैसा सुनना पसंद है, श्रवण पसंद है, श्रव्य की तरफ भागना चाहते हैं। हमारी जिह्वा हमारे रस के स्वाद के अनुसार आगे भाग रही है और हमारी त्वचा वो अपना आनंद लेना चाहती है। हमारे शरीर के सभी इंद्रियां अपने अपने विषय के अनुरूप अपने अपने विषयों की तरफ भाग रही हैं। अब यदि उन पर एक अच्छा नियंत्रण नहीं हुआ तो हमारे जीवन की दिशा और दशा दोनों ही हमारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं होंगी। तो इसका मैनेजमेंट क्या करें? आप अगर देखिए हमारे जीवन में, विशेष करके इस वर्तमान कोरोना काल की परिस्थिति में, हम कई प्रकार की परेशानियों का सामना कर रहे हैं, जिनमें से एक परेशानी सबसे अधिक जो हमें कष्ट दे रही है वो है मानसिक उद्विग्नता। क्या होगा, कैसे होगा, क्या हमारा जीवन कभी पहले के अनुरूप हो पाएगा, क्या हम सुरक्षित रहेंगे, ये कितने दिनों तक ऐसे ही विपदा चलेगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे अपने इससे प्रभावित हो जाएंगे। तरह तरह की चिंताएं हमारे मन में रात दिन आ रही हैं। अब आप कह सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि चिंताएं तो स्वाभाविक हैं, परिस्थितियां ही विपरीत हैं। जब परिस्थितियां विपरीत हैं तो चिंता तो होगी ही। परंतु यहीं पर एक और प्रश्न आता है, वो कौन लोग थे जिन्होंने कहा था कि चिंता चिता के समान होती है? अर्थात यदि चिंता स्वाभाविक है तो क्या हम कह दें कि हमारे जीवन की दशा पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है और हम इसी प्रकार चिंता करके, उद्विग्न होकर, अशांत होकर के अपने जीवन को ऐसे ही किसी प्रकार किसी भी दिशा में बहने देंगे, चले जाने देंगे? ऐसा नहीं है। भारतीय मनीषा ने इस पर बहुत विचार किया है, बहुत चिंतन किया है और बहुत स्पष्टता से ये बताया है कि हमारा जीवन हमारे नियंत्रण में है, हम इसके मालिक हैं और यदि मालिक अपना अधिकार छोड़ देता है तो जो इसके नौकर चाकर हैं, यानी हमारी इंद्रियां हैं, वो मनमाने तरीके से अपने लक्ष्य को निर्धारित करने लग जाती हैं। और यदि मालिक का नियंत्रण ठीक होता है तो वो घर, वो संस्थान, वो व्यवस्था उसी प्रकार चलती है जैसे उसका मालिक चाहता है। हम देखते हैं निरंतर हमारे अंदर तरह तरह की सूचनाएं हमारे आँखों के माध्यम से जा रही हैं, हमारे कानों के माध्यम से जा रही हैं, हमारे अनुभव के माध्यम से जा रही हैं। हमारे चारों तरफ बहुत सारी सूचनाएं, बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी चुनौतियां बिना फिल्टर हुए लगातार हमारे मस्तिष्क में जा रही हैं। अब अगर हम भोजन पर देखें तो भोजन खाते समय तो हम ध्यान रखते हैं कि क्या हमारे शरीर के लिए उपयुक्त है, क्या हमारे शरीर के लिए उपयोगी है, क्या हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक है। उसके अनुरूप हम भोजन ग्रहण करते हैं। उसमें पूरी तरह से साफ सफाई का, शुचिता का, स्वास्थ्य का, सबका ध्यान रखकर फिर भोजन ग्रहण करते हैं। परंतु हमारे मन का, हमारे दिमाग का, हमारे मस्तिष्क का जो भोजन है, जो सूचनाएं हैं, जो उसके अंदर निरंतर बिना रोके टोके आँख, नाक, कान हर माध्यम से जा रही हैं, क्या उस पर कभी हमने विचार किया कि कोई फिल्टर लगाया क्या? यदि हम उनको कंट्रोल नहीं करते हैं तो हमारे अंदर लगातार पता नहीं कितने प्रकार का, जो बिल्कुल किसी प्रकार से हमारे लिए उपयोगी नहीं है, ऐसे विचार इकट्ठा होने लगते हैं। एक छोटा सा मोबाइल होता है, उसमें हम देखते हैं कि हम हर दिन उसमें जंक साफ करते हैं, स्कैन करते हैं, कहीं इसमें कुकीज़ तो नहीं इकट्ठा हो गई, कहीं इसमें ऐसा मटेरियल तो नहीं इकट्ठा हो गया जिससे ये हैंग होने लगे। परंतु वो मस्तिष्क जिसमें प्रतिदिन हजारों हजार की संख्या में विचार आते रहते हैं, उन विचारों पर हम क्या किसी प्रकार का कोई नियंत्रण रखने की कोशिश भी करते हैं?
वो विचार उपयुक्त हैं, उपयोगी हैं, अनुपयुक्त हैं, विकृत हैं, किस प्रकार के विचार हैं और उनका हमारे मस्तिष्क पर क्या प्रभाव होगा, क्या इसको भी हम प्रतिदिन साफ करते हैं? इसकी आवश्यकता है। हमें अपने विचारों पर बहुत निगरानी रखनी है और उस निगरानी में हमें एक एक विचार को देखना है कि आखिर ये विचार कहाँ से उत्पन्न हो रहे हैं, इनका स्रोत क्या है, इनका उद्गम क्या है, इनका लक्ष्य क्या है, इनका परिणाम क्या है, इनका प्रभाव क्या है और इनका हमारे जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति में योगदान क्या है। यदि हम अपने हर विचार को इन कसौटी पर कसेंगे तब हमें पता चलेगा कि कौन से विचार हमें रखने हैं, उनको हमें स्थान देना है अपने मस्तिष्क में, और कौन से ऐसे विचार हैं जिनको हमें अपने मस्तिष्क से बिल्कुल निकाल देना है, उनको चेंज करना है, उनको डिलीट करना है। जो विचार डिलीट करने योग्य होते हैं उनको हम कहते हैं कि वो ही हमारी निगेटिव मेंटालिटी है। वो हमारी जो क्षमता है, जो हमारी प्रतिभा है, जो हम कर सकते हैं पुरुषार्थ, उसको करने में बाधा बनते हैं। ऐसे विचारों से हमें बचना है। और वो विचार जो हमें शांति प्रदान करते हैं, हमारी उत्साह की वृद्धि करते हैं, हमें ऊर्जा का संचार करते हैं, हमें सही दिशा में ले जाते हैं, हमारे स्वास्थ्य का वृद्धि करते हैं, हमारे तन मन धन तीनों प्रकार से हमारे जीवन में सहयोगी होते हैं, वो विचार हम कहेंगे कि वो रखने योग्य हैं, वो पोषण करने योग्य विचार हैं। अब आज के अगर न्यूरो साइंटिस्ट के बारे में उनके कुछ लेख पर हम विचार करें तो हम देखते हैं कि हमारे विचार कहाँ से उठते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, यदि ब्रेन को देखा जाए, मस्तिष्क को देखा जाए, तो वो एक हार्डवेयर संरचना है और जो माइंड है वो उसका सॉफ्टवेयर है और उसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से वो हार्डवेयर अपनी क्षमता के अनुरूप कार्य करता है। बहुत सारे न्यूरॉन्स, बहुत सारे के दूसरे सेल्स भी ऐसे होते हैं जो हमारे इस माइंड को कार्य करने में सहयोग प्रदान करते हैं। यही न्यूरॉन्स के जो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं, उन कॉम्बिनेशंस के आधार पर हमारे मस्तिष्क में विचार उत्पन्न होते हैं। और ये कॉम्बिनेशन बनते कैसे हैं? जब बाहर से कोई स्टिमुलस हमारे पास आता है या फिर हमारी स्मृति से कोई विचार हमारे अंदर प्रकट होता है या हमारे संस्कारों के माध्यम से कोई मस्तिष्क में चेतना जागृत करता है, तो हम कहते हैं कि ये सारे ही कारण हो सकते हैं हमारे मन में जो विचार उठ रहे हैं उनके पीछे। तो इनको हम कंट्रोल कैसे करें, हम इनको किस प्रकार से इनके विचारों के ऊपर नियंत्रण स्थापित करें। तो विचार की जो ओरिजिन है वो हमारे संस्कार हैं और उन्हीं संस्कारों के आधार पे जब विचार कार्य में जाते हैं, एक्शन में जाते हैं, तो वो व्यवहार कहे जाते हैं। और उसी व्यवहार को जब हम बार बार करते हैं तो वो हमारी वृत्ति या हम उसको एटीट्यूड कह सकते हैं। और वही वृत्ति जब हमारे सबकॉन्शियस लेवल तक चली जाती है, जो हमारे चाहे अनचाहे भी प्रकट होती रहती है, उसको हम कहते हैं कि वो हमारे संस्कार के स्तर पर उतर गया है। और फिर उसी संस्कार के आधार पे पुनः विचार, विचार से व्यवहार, व्यवहार से एटीट्यूड, एटीट्यूड से फिर से वही संस्कार बनते, यानी एक तरह का ये चक्र स्थापित हो जाता है जो चलने लग जाता है। अब इसमें हमें कहाँ पर इंटरवीन करना है, ये सोचने का विषय है। यदि हमारे पुराने संस्कार हमें अच्छे नहीं लगते हैं तो क्या हम उनको परिवर्तित कर सकते हैं? यदि हमारे पुराने संस्कार हमें कुछ अच्छे लगते हैं, क्या हम उनको मजबूत कर सकते हैं? क्या हम अपने संस्कारों को किसी नए संस्कार से बदल सकते हैं? जी, ये सब कुछ संभव है। आज ये न्यूरो साइंटिस्ट्स भी एक्सेप्ट करते हैं कि हम अपने माइंड की वायरिंग को प्रयास और पुरुषार्थ के आधार पर
बदल सकते हैं। हाँ, पुरुषार्थ की आवश्यकता होगी। हमारा माइंड हमारे लिए एक ऐसा उपकरण है, एक ऐसा सुपर कंप्यूटर है जिसमें आप जिस तरह का ऐप चाहें आप डाउनलोड कर सकते हैं और ये उसी को रन कर देगा। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो अगर आपने अच्छा ऐप डाउनलोड किया तो आपको आपका अपेक्षित परिणाम देगा, और यदि आपने कोई वायरस डाउनलोड कर लिया तो फिर तो ये आपके मस्तिष्क की जो दूसरी कार्य प्रणाली है उसमें भी एक व्यवधान उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। अब ये चुनना हमें है, ये विवेक का निर्णय हमारा स्वयं का होगा कि आखिर हम कैसा सॉफ्टवेयर इस पर डाउनलोड करते हैं। अपने दैनिक जीवन से अगर हम कुछ उदाहरण लें, हमें लगता है कि हमको तो ऐसी परिस्थितियां मिली हैं, हम ऐसी परिस्थिति में कैसे शांत रहें। ये जो अगला व्यक्ति है हमारे सामने, ये मुझे पसंद नहीं करता, ये व्यक्ति मेरे प्रति दुर्व्यवहार करता है, ये व्यक्ति मेरे बारे में अच्छा नहीं कहता, मेरी कोई बात नहीं मानता। तरह तरह की व्यवहारिक और सामाजिक परिस्थितियां हमारे सामने हो सकती हैं, परंतु इन सब परिस्थितियों के बाद भी अंतिम निर्णय हमारा होता है कि हम उन परिस्थितियों पर कैसा रिस्पॉन्स दें, किस प्रकार की प्रतिक्रिया दें। हम उस पर सोच विचार कर अपनी इच्छा के अनुरूप व्यवहार करें या फिर अपना रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में दे करके और वो जैसा चाहता है वैसा व्यवहार करें। किसी व्यक्ति का एक उदाहरण ले लीजिए। किसी ने आपसे कहा, भाई आपने ये जो बात कही मुझे पसंद नहीं। अब इसमें तत्काल आपका जो रिएक्शन हो सकता है, जो प्रतिक्रिया हो सकती है, वो कह सकते हैं कि आपसे क्या मतलब, आपको नहीं पसंद है आप मत सुनिए, आप चले जाइए, आपका क्या कहने का अधिकार है। दूसरी प्रतिक्रिया इस पर हो सकती है कि अच्छा, आपको इस बात में क्या अच्छा नहीं लगा, क्या आप हमें बताएंगे। या फिर हम स्वयं चुप रह करके उस पर आत्मचिंतन करें, उसका विश्लेषण करने का प्रयत्न करें। यदि उसकी बात सही है, यदि मेरी बात सचमुच उचित नहीं है तो हम उसमें सुधार कर सकते हैं, और यदि मेरी बात उचित है तो हम उसको इग्नोर कर सकते हैं, उसकी उपेक्षा कर दी और उस बात को वहीं रोक दिया। यानी परिस्थितियां कैसी भी हों, हम कैसा व्यवहार करेंगे, हम किस प्रकार अपनी मानसिक शांति बनाए रखेंगे, ये अंतिम निर्णय केवल और केवल हमारा होगा। कई बार लोग कहते हैं कि आज के कोविड के समय में बहुत सारे लोग जीविकोपार्जन की समस्या से परेशान हैं। वो अपनी मानसिक शांति कैसे बनाए रखें, वो कैसे अपने धैर्य को बनाए रखें। यहाँ पर हमें एक उदाहरण याद आता है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का। एक ऐसा राजकुमार जो चक्रवर्ती सम्राट का पुत्र है, जो अपने परिवार के साथ राजतिलक की तैयारी की स्थिति में पहुंच चुका है, ऐसे व्यक्ति को अगले दिन कह दिया जाता है कि ये लो वल्कल वस्त्र धारण करो और तुम चले जाओ वनवास। उसको नगर में भी रहने की नहीं मिली परमिशन, और पूरे पत्नी और भाई के साथ उसको जंगल में भेज दिया जाता है, बिना किसी सुविधा के, बिना किसी पहले से निश्चित की हुई व्यवस्था के, और छोड़ दिया जाता है कि नहीं आपको जाना ही है। और किसने कहा ये उसके अपने परिवार ने, उसकी अपनी माता ने, जो उसको इतना प्रेम करती थी, उन्होंने कहा कि नहीं, इनका वन जाना आवश्यक है, इनका राजतिलक नहीं हो सकता। अब कल्पना कीजिए, क्या उससे बड़ा दुख हमारा है? क्या उससे बड़ा कष्ट हमारा है? क्या आज की परिस्थिति में सभी समाज के लोगों का सहयोग हमें नहीं प्राप्त है? क्या हमें सरकार का सहयोग नहीं प्राप्त है? क्या हमारे आसपास एक भी मित्र नहीं है जो हमारे साथ खड़े होंगे? क्या समाज में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जहां से हमें कभी सहारा मिल सकेगा? विचार करके देखें। परिस्थितियां विकट हो सकती हैं, कठिन हो सकती हैं, परंतु
ऐसी नहीं है कि यदि आप संतुलित मन से, शांत मन से उसका सामना करने की कोशिश करें तो ईश्वर आपकी मदद नहीं करेगा। तो ऐसी परिस्थितियों में हमें अपने मन का, अपने आंतरिक स्थितियों का, इनको हमें बैलेंस रखना है, इनको हमें शांत रखना है। और ये भी कहा जाता है कि जिस प्रकार से शारीरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए हम बाहर के वेट्स का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारा वजन उठाते हैं, ऐसे वजन से हमारी मसल पावर बढ़ती है। तो जब इस प्रकार की विकट परिस्थितियां जीवन में आती हैं तो हमारी आंतरिक परिस्थितियों के कारण आंतरिक क्षमताएं उभर के निकल करके आती हैं और हमें अपना धैर्य, अपनी क्षमता, अपनी सहनशीलता, अपनी शक्ति, अपना पुरुषार्थ, वो सब हमारा निकलने लगता है और मजबूत होने लगता है। तो यदि आप इसको एक परीक्षा की तरह से देखें, एक चुनौती की तरह से देखें, आपको एक अवसर लगने लगेंगी। आप कल्पना करके देखिए किसी जीवन की, कोई जीवन है, बड़े आनंद से एक थे राजा एक थे रानी और दोनों मर गए, खत्म कहानी। यानी कहानी तो बनती ही तभी है जब जीवन की परिस्थितियां कठिन आती हैं और उन कठिन परिस्थितियों में आप विभिन्न निर्णयों को किस प्रकार से चुनते हैं। कठिन परिस्थितियां आपके व्यक्तित्व के निर्माण करने के लिए उतनी ही आवश्यक हैं जितना आपके शरीर का निर्माण करने के लिए भोजन आवश्यक है। तो इन चुनौतियों को यदि हम अवसर के रूप में देखेंगे तो भी हम अपने मस्तिष्क का, अपने मन का जो प्रबंधन है वो अच्छी तरह से कर पाएंगे। दूसरे कारण जो होते हैं हमारी मानसिक अशांति का, वो होती हैं अपेक्षाएं। दूसरों से अपेक्षाएं होती हैं। हम कहते हैं कि हमारे परिवार के ये लोग, हमारे बच्चे, हमारे माता पिता, इनका सहयोग नहीं प्राप्त है। थोड़ा सा उसमें परिवर्तन करके देखिए। अपेक्षाओं की जगह हम एक अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेकर के अपनी सर्विसेज, अपनी सेवा से उनको हम किस तरह लाभ पहुंचा सकते हैं, इस पर फोकस करना शुरू करिए। यदि हम उनसे क्या प्राप्त कर सकते हैं, इस पर से ध्यान हटाकर उनको क्या दे सकते हैं, इस पर फोकस करना शुरू करें, तब भी हमारे मस्तिष्क में शांति अपने आप आने लगती है। क्योंकि इस सृष्टि का एक रहस्य जो सबको पता है, जो रहस्य नहीं है परंतु है रहस्य इसलिए क्योंकि हम उसको जीवन में अपनाते नहीं हैं, कि सृष्टि देने से टिकी हुई है। ये पेड़ पौधे, वृक्ष निरंतर हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं। ये पानी, नदियां, सरिताएं हमें जल दे रही हैं। ये सूर्य हमें ऊष्मा दे रहा है। ये धरती माता हमें भोजन दे रही है। यानी पूरी प्रकृति, पूरी सृष्टि का जो अस्तित्व है वो देने मात्र से है, और देने के कारण लेना स्वाभाविक रूप से होता रहता है। यानी हम ऑक्सीजन छीनते नहीं हैं, वृक्ष हमें देते हैं और वो हमें प्राप्त हो जाता है। हम पानी बादलों से छीनते नहीं हैं, वो बादल बरसते हैं और हमें पानी प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से हम भी यदि सेवा, यदि त्याग, ये करने को अपने जीवन का सिद्धांत बना लें तो समाज के हर व्यक्ति को जो उसको अपेक्षित है वो स्वतः प्राप्त हो जाएगा, उसको उसे छीनना नहीं पड़ेगा। एक और जो बात हमारी मानसिक शांति के लिए आवश्यक है वो उस एकात्म तत्व का जो अनुभव कर सके यदि हम, तो वो दूसरे का भाव ही समाप्त हो जाता है। दूसरा तो यहाँ कोई है ही नहीं। यदि आप माता और उसकी संतानों के बीच का संबंध देखें और आप सोचिए, कल्पना करिए, एक माता के पास 2 फल रखे हैं, 2 फल रखे हुए हैं, उसको बहुत भूख लगी हुई है और 2 ही फल हैं और उसके 2 बच्चे स्कूल से आने वाले हैं। अब ऐसी परिस्थिति में वो माता क्या करेगी? क्या वो माँ उस फल को जल्दी जल्दी खा लेगी कि हमारे बच्चे आए इसके पहले हम इसको समाप्त कर दें क्योंकि हमें भूख लगी है? या फिर
वो ये सोच करके फल रखे रहेगी कि नहीं, ये फल मेरे बच्चों को अति प्रिय है, ये फल हमको उनको देना है। और उसके पश्चात वो स्वयं भूखी रहकर भी उन बच्चों के ऊपर जो तृप्ति का भाव देखेगी तो वो संतोष भी प्राप्त करेगी, सुख भी प्राप्त करेगी और उसे शांति भी प्राप्त होगी। अर्थात जो सुख मिला, जो शांति मिली, वो भोग में नहीं, वो त्याग में मिली, वो समर्पण में मिली, वो सेवा में मिली। तो इसी प्रकार से माँ अपने बच्चे के लिए स्वाभाविक रूप से क्यों त्याग कर पाती है? क्योंकि वो बच्चों को अपने ही अस्तित्व का एक हिस्सा मानती है। और आप भी सोच करके देखिए, क्या हम भी इस पूरी सृष्टि का एक हिस्सा ही नहीं है? क्या हम में और अन्य सृष्टि के चाहे वो मनुष्य हो या प्रकृति हो, अंतर है कुछ? मुझे लगता है यदि आप थोड़ा सा गहन चिंतन करेंगे तो आप देखेंगे कि वो धरती जो मिट्टी थी, उस धरती में एक छोटा सा बीज बोया गया और वो मिट्टी उस बीज में धीरे धीरे अपने को पौधे के रूप में परिवर्तित करके दिखाई देने लगी। यानी वो धरती, वो ऊष्मा, वो वायु उसी बीज के माध्यम से पौधे का आकार ग्रहण कर रहे हैं। उसी पौधे में जो फल आते हैं, जो फूल आते हैं, जो अन्न मिलता है, उसको हम ग्रहण कर रहे हैं और हम एक छोटे से बच्चे से बढ़ते 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 एक वयस्क बन जाते हैं। तो आखिर ये एक छोटे से 4-5 किलो का बच्चा वो 50 किलो का व्यक्ति कैसे बना? उसी मिट्टी के परिवर्तित हुए स्वरूप उस पौधे को खा करके, उससे पोषण प्राप्त करके, इसी प्रकृति से पोषित हो करके वो मनुष्य के शरीर को इस प्रकार से व्यवस्थित कर पा रहा है। तो देखिए कहाँ अंतर है उस मिट्टी में, उस पौधे में और आप में। मनुष्य की तो बात ही जाने दीजिए। और वैसे भी आप यदि देखें, ये शरीर है, इस शरीर के बहुत सारे तंत्र हैं। कोई गैस्ट्रो का सिस्टम है, कोई नर्वस सिस्टम है, कोई ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, कोई आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम है। इतने प्रकार के तंत्र हैं, परंतु उसमें से जब सारे तंत्र मिल जाते हैं, सारे प्रकार के अंग प्रत्यंग जब मिल जाते हैं, तो उसे आप कहते हैं कि ये हम हैं। तो जब आप स्वयं में कोई इकाई नहीं है, आप तंत्रों का समूह हैं, आप कोशिकाओं का, आप अंगों का समूह हैं। उसी प्रकार से जब आप जैसे, हम जैसे व्यक्तियों का एक छोटा समूह बनता है, उसको हम परिवार कहते हैं। और उसी परिवार के समूह से समाज बना और समाज के समूह से आगे चल कर के पूरा देश बनता है, पूरा विश्व बनता है। तो अगर थोड़ा सा भी, कोई बहुत चिंतन की आवश्यकता नहीं है, विचार करके हम देखें तो हम इस वृहद सृष्टि का एक छोटा सा अंग, परंतु बहुत आवश्यक अंग है। और बहुत आवश्यक अंग होने के नाते हमारी बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। उसी प्रकार से जैसे आपके शरीर की कोई छोटी सी कोशिका में भी अगर एक छोटा सा वायरस आके बैठ जाता है तो पूरे शरीर को बीमार कर देता है, वैसे ही यदि हमारे मानव मस्तिष्क में एक छोटा सा भी कुविचार, राग, द्वेष, क्रोध, ईर्ष्या, मात्सर्य, ये सारे भाव जब आने लगते हैं तो वो पूरे मस्तिष्क को विकृत कर देते हैं। और आप सभी जानते हैं, विद्वत जन हैं, कि जैसा हम सोचते हैं हम वैसा ही करते हैं और हम वैसे ही अंततः बन जाते हैं। वही हमारा व्यक्तित्व होता है। तो बहुत सोच कर हमें सोचना है, बहुत समझ करके हमें अपने भूमिका को देखना है, बहुत सावधानी पूर्वक हमें अपने व्यवहार को नियंत्रित करना है। और ये भारतीय संस्कृति की विशेषता रही है कि हम विभिन्न छोटी छोटी सी दैनिक क्रियाओं के माध्यम से
अपने मस्तिष्क को कैसे नियंत्रित करें, इसका बड़ा सुंदर तकनीक विकसित कर दी गई है, जिसको हम कहते हैं कल्चर। उस संस्कृति के माध्यम से हमारे मस्तिष्क को शांत और संतुष्ट रखने की पूरी व्यवस्था प्रदान की गई है। आज अगर आप कहीं आसपास निकलिए और छोटे छोटे से व्यक्तियों के समूह में कभी जाकर के बात करिए, पूछिए भाई कोरोना हुआ है, आपको क्या चिंता है, क्या डर है, क्या होगा, कैसे होगा। तो यदि वो कम पढ़े लिखे भी हैं तो भी वो यही कहते हैं, जो ईश्वर करेगा अच्छा करेगा, ईश्वर जो करेगा वो सब ठीक है, हम कर क्या सकते हैं। यानी परिस्थितियों को स्वीकार करने की जो क्षमता है, जो धैर्य है, जो भारत की संस्कृति ने हम सबको दी है, वो अन्यत्र कहीं दुर्लभ है। आप देख सकते हैं कि मानसिक उद्वेग का क्या परिणाम उन देशों में हो रहा है जो पूरी तरह से एक्सट्रोवर्ट हैं। आप अमेरिका को देखिए, आप यूरोप को देखिए, उनके लिए जीवन का लक्ष्य उनकी सभी जो सेंसेस हैं, जो इंद्रियां हैं, उनके जो विषय पदार्थ हैं, उनको प्राप्त करना ही रह गया। और उनके कारण उन्हें लगता है यदि हम बाहर नहीं जा पाएंगे, कहीं हम देख नहीं पाएंगे अपने आँखों से जो देखना चाहते हैं, जो शरीर से अनुभव करना चाहते हैं, तो हमारा जीवन व्यर्थ है। और आपने देखा किस प्रकार से अपने जीवन को खतरे में डाल करके वो धैर्य की किसी भी चीज़ को मानने को तैयार नहीं, और उन्होंने कहा नहीं, सब कुछ खुलना चाहिए, सारी जगह मौज मस्ती, घूमना फिरना सब उसी प्रकार से होना चाहिए जैसे चल रहा था, और ये सब लॉकडाउन इत्यादि परिस्थितियाँ ठीक नहीं हैं। और भारत में देखिए, भारत में किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, किसी भी राजनीतिक विचारधारा का व्यक्ति हो, किसी भी धर्म को मानने वाला हो, किसी भी उम्र का व्यक्ति हो, कितनी सहनशीलता के साथ उन सब ने अपने अपने घरों में रह के चुपचाप अपने ही परिवार में सिमट करके अपनी दैनिक दिनचर्या को सीमित करके सभी कष्ट उठा करके और फिर भी पूरा का पूरा सहयोग किया कि नहीं, महामारी किसी प्रकार समाप्त हो और ये यहाँ से खत्म हो जाए। तो ये अंतर स्पष्ट है। पूरे विश्व में जिस प्रकार से भारतीयों का ये जीवन दर्शन सभी को प्रभावित कर रहा है, सबकी आशाएं इसलिए बढ़ी हैं कि आज भारत के पास, जो भारत के इतने करोड़ों करोड़ लोगों की जो मानसिक शांति है, उसको कौन व्यवस्थित कर रहा है, कैसे वो इतना संतुलित व्यवहार कर रहे हैं, इसके प्रति उनका आकर्षण बढ़ा है। वो जानना चाहते हैं और पुनः भारत का और भारतीय मूल्यों का गौरव बढ़ा है। तो माइंड मैनेजमेंट के लिए यदि हमें आज सूत्र रूप में कुछ लेना हो तो हमें कहना चाहिए कि यदि हम एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड यानी अनुग्रह का भाव, यदि हम अपने अंदर इस भाव को डेवलप कर लें, विकसित कर लें और ये मान लें कि हमें जितना प्राप्त है ये ईश्वर की ही कृपा है, जिसको हम कहते हैं ईश्वर प्राणिधान, यानी जो प्राप्त है वो हमारा पुरुषार्थ नहीं है। यदि एक भी सांस हम नहीं ना आए हमारे अंदर, तो हमारी क्षमता नहीं है कि हम एक जीवन को एक पल भी आगे बढ़ा सकें। एक छोटे से विषाणु ने हम लोगों को किस प्रकार कैद करके रख दिया। तो विश्व में कहीं भी कुछ भी होता है, उसका प्रभाव हम में से हरेक पर कितने कम समय में दिखाई पड़ने लगा, यह इसका बहुत बड़ा प्रमाण है कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हम सब सृष्टि में एक इकाई हैं। तो हमें उसी अपनी पुरानी मनीषा पर पुनः चलना होगा कि वसुधैव कुटुंबकम, हम सब अपने हैं, हम सब एक हैं और हम सभी में एक ही चेतन तत्व का वास है। और यदि हम किसी की सेवा कर रहे हैं तो हम अपनी ही सेवा कर रहे हैं। यदि हमारा पड़ोसी बीमार होता है तो हमारे भी बीमार होने का खतरा है। यदि हमारे पास धन है, हमारे पड़ोसी के पास धन नहीं है, तो हमारा भी धन सुरक्षित नहीं है। अर्थात हम में से हरेक का व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि हम सबकी चिंता करें, हम सभी लोगों के बारे में यही भाव रखें
कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। यानी पर्यावरण, प्रकृति, सभी मनुष्य सभी शांति से सुखी रहें, स्वस्थ रहें और अपने जीवन को एक बड़े उद्देश्य के प्रति समर्पित करके रहें। यदि जीवन के उद्देश्य को रोजी रोटी की बात आपने बिल्कुल सही कही, रोटी नहीं मिलेगी तो दिमाग का प्रबंधन कैसे हो पाएगा। देखिए, कहना पड़ेगा कि इतनी बड़ी सृष्टि में 84 लाख योनियां नहीं जानते, फिर भी बहुत लाख योनियां हैं जो कहीं नौकरी करने नहीं जाते हैं, परंतु फिर भी उनकी व्यवस्था हो रही है। मेरे कहने का ये अर्थ बिल्कुल ना लगाइए कि हमें व्यवस्था नहीं करनी है, परंतु हम तो मनुष्य हैं और एक समाज में रहते हैं, एक व्यवस्था में रहते हैं, एक हमारे पास ऐसे तंत्र हैं जिन पर अकाउंटेबिलिटी है कि वो हमारी रोजी रोटी का प्रबंधन करेंगे। तो हमें मानसिक धैर्य के साथ जो योजनाएं हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, उनमें सहयोग करना होगा। और कई बार हमें ऐसा भी लगता है कि जो सबका ये भाव रहता है कि हम बाहर जा कर के दूसरी जगह नौकरी करके ही पैसा कमाएंगे, उस भाव से थोड़ा सा बाहर आना पड़ेगा। हमने ये भी सुना था कि किसी समय ये कहा जाता था कि उत्तम खेती मध्यम बान और निषिद्ध चाकरी भीख निदान। यानी जो उत्तम है वो खेती है, परंतु आज देखिए कि यदि किसान का बच्चा 10वीं पास हो जाता है तो अपने स्थान पर वो रहना नहीं चाहता। यदि वो बच्चा अपनी जगह पर रह करके अपनी पढ़ाई के साथ टेक्नोलॉजिकली उन्नत खेती करने के बारे में यदि सोचता और शहरों में जाकर के छोटे छोटे स्लम में रह करके एक ऐसी गुमनाम जिंदगी न बिताता तो शायद वो कहीं सुखी होता। और जब विपत्ति आई तो वही गांव उसे याद आए और हम सबने देखा कि किसी को ये विश्वास नहीं हुआ कि वो शहर जो उसको आजीविका दे रहे थे वो उसका पोषण आगे कर पाएंगे या नहीं। पोषण के साथ आर्थिक अर्थव्यवस्था के साथ उस विश्वास और उस प्रेम की भी आवश्यकता है, उस सौहार्द की भी आवश्यकता है जिससे मनुष्य जीवित रहता है। और शायद उसी सौहार्द और प्रेम के कारण हजारों किलोमीटर की दूरी को लोग पैदल तय करने के लिए भी तैयार होकर के, यही उनका एक उद्देश्य था, किसी तरह अपने गांव लौट चलो। क्या आज की परिस्थितियों में आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है कि कैसे अर्थव्यवस्था हमारी मजबूत हो। तो हम जो गांधी जी की हिंद स्वराज की बड़ी छोटी सी पुस्तक है, पर यदि हम पढ़ें तो हम जान सकते हैं कैसे हमारे गांव आत्मनिर्भर हों। अब से अगर 200-250 साल पहले का भारत का इतिहास देखा जाए तो हम विश्व के सबसे अधिक धनी अर्थव्यवस्था थे और पूरा विश्व हमारे यहाँ व्यापार करने को एक अवसर मानता था। ईस्ट इंडिया कंपनी भी हमसे लाभान्वित होने के लिए ही हमारे यहाँ आई थी। तो चाहे वो भारत की जो पहले की व्यवस्था थी, अर्थव्यवस्था के रूप में भी यदि हम देखें तो मानसिक प्रबंधन के साथ हमारे यहाँ अर्थव्यवस्था का भी बहुत सुंदर व्यवस्था उत्पन्न वहाँ पर थी। और जिसको हम कह सकते हैं कि कारीगरों के माध्यम से जो हमारे यहाँ की शिल्प कला थी, जो हमारे यहाँ वस्त्रों का कौशल था, जिस प्रकार से हमारे यहाँ मेरा गांव मेरा देश वाली जो भावना है, यानी हमारे आसपास के लोकल, अभी प्रधानमंत्री जी ने भी जो कहा वोकल फॉर लोकल, यानी जहाँ हम रहते हैं उसके आसपास का जो ज्योग्राफी है, जो वहाँ का कल्चर है, जो वहाँ का ट्रेडिशन है, उसके आधार पर हम अपनी अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा देने की तरफ भी आगे बढ़ सकते हैं। तो यदि आज की तारीख में हम बाहर से सिर्फ खरीद करके अपने देश को न भरें, बल्कि जो हमारे आसपास उत्पन्न हो रहा है उनके व्यापार को, उनके क्रियाकलापों को भी यदि हम थोड़ा सहयोग प्रदान करें तो शायद ये आर्थिक जो परेशानी है इसका हल निकल सकता है। इसके साथ ही आज 2 दिन पहले हमने पर्यावरण दिवस मनाया है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस। उसमें टाइम्स ऑफ इंडिया में एक लेख था जिसमें लिखा हुआ था
कि एक जीन्स जो हम पहनते हैं, उस जीन्स के बनाने में जितना पानी लगता है, उस पानी से एक मनुष्य 7 वर्ष तक अपनी प्यास बुझा सकता है। अब आप सोचिए कि बाजारीकरण के इस दौर में, कंज्यूमरशिप के इस दौर में, औद्योगिकरण के इस दौर में, जहाँ पर विकास पूरी तरह से एक रेस बन करके रह गया है, क्या सचमुच वो सभी जो विकास के रास्ते हैं वही हमारे इकलौते रास्ते हैं? क्या उनका कोई विकल्प नहीं है? टेक्नोलॉजी का उपयोग होना चाहिए, परंतु ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि ये टेक्नोलॉजी, ये इंडस्ट्री, ये उद्योग हमारे इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी हो, हमारी इकोनॉमी फ्रेंडली भी हो और हमारे एथिकल वैल्यूज़ को भी प्रमोट करते हो। यानी वही अर्थव्यवस्था हमारे काम आ सकती है जहाँ एथिक्स हो, जहाँ इन्वायरमेंट का ध्यान रखा जाए और जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था के अनुरूप हो। भारतीय अर्थव्यवस्था को जो मजबूत करे। सिर्फ खरीद करके बाहर से अपने घरों में चीज़ें इकट्ठी कर लेने को हम नहीं कहेंगे कि हमने बहुत तरक्की की है। इस दौर में शायद हमें ये देखने का मौका मिला है कि हमारी इसेंशियल नीड्स क्या हैं और हमारे घरों में रखी हुई कितनी चीज़ें हैं जिनको हमने खोल करके भी नहीं देखा इस पूरे लॉकडाउन के दौरान। तो अब हमें उसी गांधी जी ने जो बड़ा सुंदर सा एक जो कोट दिया है कि द अर्थ हैज़ एवरीथिंग टू फुलफिल द नीड्स ऑफ एवरीबडी बट नॉट द ग्रीड ऑफ एवरीबडी। तो हमारा जो विकास है, अगर वो प्रकृति केंद्रित हो जाए, हमारी जीवन शैली अगर प्रकृति केंद्रित हो जाए, हमारा जो व्यवहार है वो मानवीयता के ऊपर केंद्रित हो जाए, मूल्यों के ऊपर केंद्रित हो जाए, तो हमारी मानसिक शांति स्वतः और स्वाभाविक रूप से हम सब में आएगी। ऐसा मेरा अपना मानना है। आप लोगों ने बहुत प्रश्न भी पूछे हैं और बहुत सारी चीज़ों को मैंने जो देखा है अपने स्क्रीन पर, उसके बारे में एड्रेस करने की कोशिश की है। हालांकि आर्थिक अर्थव्यवस्था पर बोलने का आज का मेरा कोई नहीं था, सोचा नहीं था पहले से, परंतु मंजुला जी ने जो प्रश्न उठाया वो स्वाभाविक था कि उस पर बोलना ही चाहिए था। तो मेरा सिर्फ आप सभी लोगों से यही निवेदन है कि हम अपनी संस्कृति के अनुरूप देखें कि क्यों 200-250 साल तक, वर्ष तक, हमारा 200-250 साल पहले तक हमारा भारत विश्व की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था थी और क्यों सारे विश्व के लोग, अमेरिका खोजने नहीं गया था कोलंबस भारत खोजने आया था, वास्को डिगामा भारत आया था। तो क्यों ना इस अवसर, इस चुनौती को भारत की उसी गौरवपूर्ण अर्थव्यवस्था और गौरवपूर्ण मानवीय मूल्य की व्यवस्था, सांस्कृतिक मूल्य की व्यवस्था के रूप में परिवर्तित करने के अवसर के रूप में लें। और मुझे लगता है कि जब हम अपने बारे में नहीं, अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश, अपनी पृथ्वी, अपने ब्रह्मांड के बारे में जब सोचना शुरू करेंगे तो शायद हमारी शांति स्वतः हमें प्राप्त होगी। इसके साथ ही आप सभी का, जो लोग हमसे जुड़े फेसबुक के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से, उन सभी का हम हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं, अभिनंदन करते हैं। किसी प्रकार का कोई लेख नहीं तैयार किया था, क्षमा चाहेंगे यदि आपको लगा हो कि बात मेरी कुछ दूसरी तरफ भी गई है, परंतु बिल्कुल फ्रेंड्स की तरह से आप लोगों से बात की है, क्योंकि वैसे भी फेसबुक में सभी फ्रेंड्स ही होते हैं। और एक ये भी सिद्धांत है कि विश्व में सभी के प्रति मैत्री का भाव रखो। तो आप जहाँ से भी जुड़े हैं और जिस रूप में भी जुड़े हैं, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और मंजुला जी और प्रोफेसर शारदा प्रसाद मेमोरियल ट्रस्ट का विशेष रूप से आभार। बहुत बहुत धन्यवाद।